नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 114 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में टोटल 17 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा उदारवादी जनतंत्र। बेसिकली जो हमें चैप्टर में बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि पहले विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीति में क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी, क्या उनका आने वाले विश्व में कुछ प्रभाव होना था, खास तौर पर जर्मनी, इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था किस करवट बदल रही थी और अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर की एक पृष्ठभूमि दी है जिसमें यही चर्चा की जाने वाली है कि आगे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले चैप्टर शुरू करूं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं ताकि चीज़ें समझने में आपके लिए आसानी हो। देखो, मुद्दा यह था कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में बहुत सारी चीज़ें घटित हुई, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि विश्व में। जैसे कि 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की एक अपमानजनक हार होती है और उसके ऊपर वर्साई की संधि थोप दी जाती है। वर्साई की संधि में यह जिम्मेदारी ली जाती है कि यह युद्ध जर्मनी की वजह से शुरू हुआ था, इसलिए जर्मनी ही इसका भुगतान करेगा। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई में एक मीटिंग होती है, इसे हम वर्साई सम्मेलन कहते हैं, वर्साई संधि कहते हैं। और वर्साई संधि में यह निर्णय लिया गया कि मित्र राष्ट्र विजय हुए हैं और धुरी राष्ट्र पराजय हुए हैं, और इसमें जो जर्मनी है इसे ही युद्ध का जिम्मेदार घोषित कर दिया गया सभी देशों के द्वारा, और जर्मनी पर अपमानजनक संधियां थोप दी गई। जिसके तत्पश्चात जर्मनी ने इस अपमान को सहा और भविष्य में इसका बदला लेने के लिए अपने आप को तैयार किया, जिसके परिणाम था जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना होगी। इसके अलावा जर्मनी में आगे चलकर जब वाइमर गणराज्य खत्म हो जाएगा तो नाजीवाद की स्थापना होगी और हिटलर का उदय होगा। तो ये तो किस तरह जर्मनी का जो हम आगे पढ़ेंगे। इटली की बात करते हैं तो इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद का उदय होगा इसी दौरान यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जबकि इटली पहले ना जीते हुए देशों के साथ था, लेकिन वो प्रॉफिट इटली को नहीं मिल पाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए था। यानी कि जब आप विजेता घोषित हुए हो तो सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए प्रॉफिट के वो इक्वल होने चाहिए, लेकिन इटली को लगा कि उसकी अनदेखी की गई है, इटली के साथ अन्याय हुआ है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर चल रही हैं। तीसरी चीज़ चल रही है कि ना ब्रिटेन में लेबर पार्टी का उदय होगा, क्योंकि ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगी, जिसकी वजह से मजदूर वर्ग के लोग जो होंगे हड़ताल करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें एक नई पार्टी का उदय होगा और वो पार्टी होगी लेबर पार्टी। सेम कंडीशन फ्रांस की रहेगी, हालांकि फ्रांस ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उतना ज़्यादा नुकसान में नहीं होगा जितना ज़्यादा नुकसान में ब्रिटेन था, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। और आगे इसमें यह बताया जाएगा कि 1929 में यूरोप में एक आर्थिक मंदी आई जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। तो अमेरिका से शुरू हुई ये मंदी जो 1929 की थी, कैसे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने आप में ले गई, ये चीज़ की चर्चा की जाएगी। तो आई होप सो इस चैप्टर की पृष्ठभूमि में आप समझ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे चीज़ें एक के बाद एक सीक्वेंस में घटित हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें विश्व को एक नए युद्ध की ओर ले आ रही है, और वो नया युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। तो इतनी चीज़ें आप लोग सेट करके चलिए माइंड में, तब चीज़ें आगे समझ में आएंगी। जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। यानी कि अब तक हमने इतना पढ़ लिया कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था। और इस विश्व युद्ध में किसकी विजय हुई थी, मित्र राष्ट्रों की। धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था, जर्मनी। और जर्मनी के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसी की वजह से हुआ है, तो युद्ध का सारा नुकसान कौन भरेगा, जर्मनी भरेगा। जिसकी वजह से जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना होगी। अगर आपसे कोई पूछे वाइमर गणराज्य क्या है, तो आप ये बताओगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई उसे ही हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं, वाइमर रिपब्लिकन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप ब्रिटेन और फ्रांस का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की गई कि वर्साय संधि के बाद क्या हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए एक संधि की गई, एक सम्मेलन किया गया जिसे हम वर्साय सम्मेलन या वर्साय संधि कहते हैं, जिसको आपने पिछली क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो देखो, वर्साय संधि की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद होती है। वर्साय संधि में एक तरफ होते हैं विजयी राष्ट्र और एक तरफ होते हैं पराजित राष्ट्र। हालांकि पराजित राष्ट्र को इसमें शामिल नहीं किया जाता, उनसे कुछ भी पूछा नहीं जाता। सारे जो विजयी देश हैं वही मिलकर इसमें सम्मेलन करते हैं। लगभग 26 देश थे जिनकी ये मीटिंग होती है वर्साय में, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि धुरी राष्ट्रों के ऊपर बड़ी से बड़ी संधियां थोपी जाएं, कठोर शर्तें थोपी जाएं ताकि युद्ध की क्षतिपूर्ति की जाए। इसी संधि में यह निर्णय लिया गया कि जर्मनी जो है, जर्मनी की हार जो है यही युद्ध का कारण थी, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कीमत वसूलनी हो किससे वसूलनी है, जर्मनी से। वर्साय सम्मेलन में 3 बड़े नेता थे जिनकी ये मान के चलो वर्साय में चलती होगी। देखो, मैं बिल्कुल ना लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। अगर हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चले गए तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो जर्मनी जो ये वर्साय सम्मेलन था इसमें 3 लोग थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसमें से एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, दूसरे थे फ्रांस के राष्ट्रपति जियोजॉर्ज क्लेमेंसो,
और तीसरा नाम था ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज का। यानी कि जो वर्साई की मीटिंग हो रही है इसमें ये तीन बड़े नेता हैं, ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे देशों की सुनी नहीं जा रही है। जिसमें से एक नाम किसका है, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का, दूसरा नाम किसका है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो जॉर्ज क्लेमेंसो का, और तीसरा ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज का। तो ऐसे में जो ये फ्रांस है ना, ये कुछ अलग तरीके से अपना प्रॉफिट देखेगा इस संधि में। मुद्दा ये था, एक बार की बात है 1871-72 की, 1871-72 में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था छोटा सा, और वो युद्ध हुआ था जिसमें ना फ्रांस हार गया था जर्मनी से। तो जर्मनी ने फ्रांस के दो बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था, एक का नाम था अल्सेस और एक का नाम था लॉरेंस। तो 1871-72 में एक युद्ध हुआ था, आप ये बात ध्यान रखिए। इस युद्ध में जर्मनी ने किसको हरा दिया था, फ्रांस को हरा दिया था, और फ्रांस के दो बड़े राज्यों पर कब्जा कर लिया था। और वो दो बड़े राज्य कौन से थे, अल्सेक और लॉरेंस। तो फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से अपने उस हार की बदला लेना चाहता था, जिस प्रकार से जर्मनी ने उसके अल्सेस और लॉरेंस पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस ये सोच रहा था कि अब उसके पास मौका है कि वो जर्मनी से अल्सेस और लॉरेंस को छीन ले, ना सिर्फ अल्सेस और लॉरेंस को छीन ले, बल्कि इसके साथ साथ जो अपमान फ्रांस को झेलना पड़ा था वही अपमान अब जर्मनी झेले। इसलिए जो किलमेंसो था ये फ्रांस की सुरक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मान रहा था, और इसी के माध्यम से वो जर्मनी पर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर शर्तें लगाना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि जर्मनी को इतना हद तक नीचे गिरा दिया जाए कि वो कभी मजबूत ना हो पाए। उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि जर्मनी और फ्रांस की जो सीमाएं हैं वो एक साथ लगती हैं। ऐसे में फ्रांस का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु था तो वो जर्मनी था। इसलिए फ्रांस का जो नेता था ये, जिसका नाम था जियोजॉर्ज किलमेंसो, ये चाहता था कि जर्मनी की ताकत को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, वो इस सोच के साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। उन्होंने इसके लिए 14 सूत्रीय योजना दी थी कि हर एक देश उपनिवेशवाद को समाप्ति की ओर करेगा और न्याय के आदर्शों पर बल देगा। वुडरो विल्सन के जो ये आदर्श हैं, हालांकि ये पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनेगा चर्चिल, वो इसके खिलाफ होगा। तो एक तरफ तो देखा जाए जो किलमेंसो है, यानी कि जो फ्रांस का नेता है कौन, जियोजॉर्ज किलमेंसो, ये अपने आप को ज़्यादा सिक्योर देना चाहता है, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए जर्मनी को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो वहीं विड्रो विल्सन पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने की बात करेंगे, उदारवाद को बढ़ावा देने की बात करेंगे, निजीकरण को बढ़ावा देने की बात करेंगे, क्योंकि इसमें उनका उद्देश्य ये था कि वो अपने प्राइवेट सेक्टर को यूरोप पर थोप सकें और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए। ये सोच किसकी थी, वुडरो विल्सन की। तो वुडरो विल्सन ये देख रहे हैं कि रूस जो यूरोप की अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूट चुकी है, और ऐसे में वुडरो विल्सन ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, पूंजीवाद को बढ़ावा दी जाए। अच्छा, आप ये कहेंगे कि वुडरो विल्सन की सोच क्यों है, तो उसका रीज़न ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो पूरी पूरी दुनिया में एक घटना घटी, और ये घटना की शुरुआत होती है रूस से, और इस घटना को हम लेनिन क्रांति या रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस में क्या मुद्दा हुआ, रूस में जो ये क्रांति हुई इसने कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया। साम्यवादी क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। कम्युनिज्म का मतलब था कि मोस्टली चीज़ें अंडर गवर्नमेंट होंगी, क्योंकि कम्युनिज्म का मतलब ही क्या होता है, देखो दो चीज़ें चल रही हैं एक साथ, बहुत ध्यान से समझना चीज़ों को। एक चीज़ है पूंजीवाद और एक चीज़ है साम्यवाद। रूस में 1917 में क्रांति होती है और साम्यवाद की स्थापना होती है। और साम्यवाद का मतलब क्या है, साम्यवाद का मतलब है कि निजी सेक्टर को कम से कम कर दिया जाएगा और राज्य के हस्तक्षेप को बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। अर्थव्यवस्था में किसकी प्रमुख भूमिका होगी, सरकार की होगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर लगभग शून्य स्तर पर काम करेगा। और अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो वुडरो विल्सन इस चीज़ से ना चिंतित हो गए थे कि अगर पूरी दुनिया में साम्यवाद फैल गया तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा, और प्राइवेट सेक्टर अगर डाउन हो गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं नीचे चली जाएगी। इसलिए वुडरो विल्सन उदारवाद के 14 सूत्रीय कार्यक्रम दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए। तो यानी कि वर्साई के सम्मेलन में हर एक बंदा अपने अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। फ्रांस का प्रॉफिट क्या था मैंने आपको बता दिया, और अमेरिका का प्रॉफिट क्या था ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो वर्साई सम्मेलन में जो किलमेंसो था फ्रांस का, इसने कठोर नीतियां चलाई। जर्मनी पे कई प्रकार की क्षतिपूर्ति ला दी गई कि युद्ध की क्षतिपूर्ति कौन देगा, जर्मनी देगा। जर्मनी की सैनिक शक्ति को खत्म कर दिया गया, उसकी सेना को घटाकर 1 लाख कर दिया गया कि जर्मनी अब अपनी नेवी को भी नहीं बढ़ा सकता, जर्मनी अपनी थल सेना को नहीं बढ़ा सकता। इवन इतना ही नहीं, उसके जो बड़े बड़े अस्त्र और शस्त्र के कारखाने थे वो भी बंद कर दिए गए, उसके अधिकारियों को खत्म कर दिया गया, उसके टैंक जो थे वो भी खत्म कर दिए गए, उसकी नौसेना में भारी कटौती की गई, उसके पनडुब्बी प्रोग्राम को भी खत्म कर दिया गया। इन सब का पीछे उद्देश्य सिर्फ ये था कि जर्मनी किसी भी रूप से एक सैनिक ताकत ना बन सके, क्योंकि जर्मनी की सैनिक ताकत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के लिए खतरा थी। इसलिए फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ये चाहते थे कि जर्मनी की सैनिक शक्ति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में उन्हें जर्मनी से कोई खतरा हो ही ना। तो वर्साई संधि में कुल मिलाकर जर्मनी पे इस तरीके के समझौते थोपे गए, और जर्मनी को ये हुक्म दे दिया गया या तो आप इस पे साइन करो वरना युद्ध के लिए फिर से तैयार रहो। जर्मनी युद्ध की स्थिति में था नहीं, तो उसे अपमानजनक संधि पर साइन करना ही पड़ा। इवन इतना ही नहीं, जो उसके अल्सर्स और लॉरेंस प्रांत थे उसे भी जर्मनी ने वापस छीन लिया।
इतना ही नहीं, जर्मनी के ऊपर ये भी कहा गया कि 15 साल तक जर्मनी के जितने भी कोयले की खाने हैं वो कोयले की खाने फ्रांस के हवाले कर दी जाएंगी, जिसमें जर्मनी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जिसका नाम है रूहर। तो जर्मनी का जो रूहर क्षेत्र है, यहाँ पर कोयले की बहुत सारी खानें थी, जिसका फ्रांस ने बड़े पैमाने पर दोहन किया और लगभग आगे चलकर रूर से कोयला खत्म ही हो गया। यानी कि वर्साई की संधि में सबसे पहली बात क्या की गई, जर्मनी की सेना को खत्म कर दिया गया, जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था को पंगु बना दिया गया, जर्मनी के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उस पर भी मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया, खासतौर पर फ्रांस का। संधि के प्रस्ताव में जो कठोरता थी, उसने विजेताओं ने जर्मनी के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे किसी गुलाम के साथ व्यवहार किया जाता हो। अब ऐसे में जर्मनी पता है क्या करेगा, जर्मनी रूस के नज़दीकियाँ बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो मित्र राष्ट्र हैं वो जर्मनी को पंगु कर रहे हैं, और वहीं लेनिन जो रूस का नया राष्ट्रपति यानी कि सोवियत संघ का नया राष्ट्रपति है, वो पूरी दुनिया में इक्वलिटी की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें यूरोप में घटित हो रही है कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अगर मैं पूछूं आपसे यूरोप की अर्थव्यवस्था किस करवट चल रही है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई सम्मेलन से शुरू होती है, और वर्साई सम्मेलन में फ्रांस अपनी प्रॉफिट चाहता है, ब्रिटेन अपना प्रॉफिट चाह रहा है, और अमेरिका अपना प्रॉफिट जा रहा है। और इधर जो रशिया है, यहाँ पर 1970 में एक क्रांति होती है, 1917 में, 1917 में, और इस क्रांति के माध्यम से पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को बढ़ावा देना चाहता है, साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता है। आई होप सो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हों। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखो, आप लोगों का अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो ये सीरीज़ पूरी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, तो मैं एक एक चैप्टर की इसकी वीडियो एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। ठीक है भाई, तो इतना जरूर ध्यान रखिए, थोड़ा आपका भी सहयोग होना जरूरी है। तो चलिए आगे चैप्टर में बढ़ते हैं, और आगे चैप्टर में वाइमर गणराज्य की बात की गई है। तो देखो, मैंने चैप्टर की शुरुआत में बता दिया आपको कि वाइमर गणतंत्र से हम क्या समझते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो पॉलिटिकल सिस्टम आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में जो राजनीतिक व्यवस्था आई, इसी राजनीतिक व्यवस्था को हम वाइमर गणराज्य के नाम से जानते हैं। उसका रीज़न क्यों था? उसका रीज़न ये था कि जर्मनी में एक जगह थी वाइमर, और यहीं पर जर्मनी के लिए नया संविधान बनाया गया। तो इसी जगह की वजह से इसको बोल दिया गया क्या? वाइमर रिपब्लिकन, यानी कि वाइमर गणराज्य। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर लगभग 1933 तक, 1933 तक जर्मनी में वाइमर गणतंत्र रहा। इस गणतंत्र का जो संविधान है वो जर्मनी के वाइमर नामक स्थान पर बनाया गया, इसलिए इसे वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस गणतंत्र का जन्म पराजय की पृष्ठभूमि में हुआ था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया है और उस दौरान इस संविधान का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा जर्मनी के जो लोग हैं ये समाजवादी रूस के रास्ते पर चलना चाहते हैं, एक क्रांति लाना चाहते हैं। वाइमर की स्थापना के आरंभिक दिनों में वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्ल लिबनेख्त। जो कार्ल लिबनेख्त था ये वहाँ की सैनिक दस्तों का प्रमुख था। ये माना गया कि इसने ही जर्मनी को हरवाया है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी हत्या भी कर दी गई। देखो, जर्मनी में ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई तरीके की सोच आ रही थी। वो नई तरीके की सोच ये आ रही थी, कुछ लोग तो ये थे कि उस संधि को एक्सेप्ट कर चुके थे और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो ये कह रहे थे कि अगर जर्मनी हार गया तो जर्मनी आगे फिर से युद्ध लड़ेगा, जर्मनी अपने गौरव को फिर से स्थापित करेगा। इसलिए वो जो नई वाली सोच के लोग थे, इन्हीं सोच में से एक नया बंदा आएगा, हिटलर। इसलिए वो पुराने बंदों को मारना शुरू कर देंगे, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नाजीवाद। फिलहाल हम वाइमर गणराज्य की बात कर रहे हैं। तो वाइमर गणराज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो रही है। वाइमर का नाम वाइमर क्यों पड़ा? क्योंकि जर्मनी की एक जगह है वाइमर जहाँ पर नया संविधान तैयार हो रहा है। ये संविधान कब तैयार हो रहा है? जब हार का माहौल चल रहा है, जर्मनी हार चुका है युद्ध में, और वर्साई की अपमानजनक संधि उस पर थोप दी गई है। ऐसे में उस समय का जो सैनिक प्रमुख होगा, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कार्ल लिबनेख्त, इसकी हत्या कर दी जाएगी। तो वाइमर गणराज्य की विशेषताओं की बात की जाए तो यहाँ पर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी कि व्यस्क मताधिकार दिया गया, जिसके माध्यम से सरकार का निर्माण किया जाए। इसके अलावा थोड़ी सी डेमोक्रेसी की बात की गई, लिबर्टी की बात की गई, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई, एक पार्लियामेंट की बात की गई, यानी कि एक संसद की बात की गई। यानी कि वाइमर गणराज्य की अगर विशेषताओं की बात करूंगा तो ये एक डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर चलेगी, एक डेमोक्रेटिक तरीके से मामला चलेगा। जो पुराने चुनाव से संबंधित जो नियम होंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और नए नए नियम बनाए जाएंगे। एक वोट डालने का अधिकार यानी कि सबको मिला, राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, और संसद के माध्यम से अब सारे निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि आगे चलकर जब हिटलर आएगा तो इस संसद को खत्म कर देगा। तो कुल मिलाकर एक जैसे आज अब डेमोक्रेटिक देश देखते हो, वो कहीं ना कहीं वाइमर के माध्यम से बनाने का प्रयास था। हालांकि जर्मन के जो सामाजिक लोग थे वो अपने बल पर सरकार बनाने में समर्थ नहीं हुए, यानी कि डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो पाई जर्मनी में, क्योंकि बहुत सारी विचारधाराओं के अलग अलग दल थे। ऐसे में किसी भी दल को ना मेजोरिटी नहीं मिल पाई। देखो,
लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जनता इसमें वोट डालेगी, जनता इसमें पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि जब विचारधाराएँ ज़्यादा होती हैं, तो जब विचारधाराएँ ज़्यादा होती है तो किसी भी दल को ना मेजॉरिटी मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। किसी भी दल को ना बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जर्मनी में ना किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से गठबंधन की सरकारें आईं। अब ये जो गठबंधन की सरकारें जब आती हैं ना, तो ये अपने स्वार्थ में लग जाती हैं, ये अपने प्रॉफिट में लग जाती है, ये जनता के प्रॉफिट को नहीं देखती हैं, जिसकी वजह से ना इनका टाइम पीरियड पूरा नहीं हो पाता। तो जर्मनी में भी ऐसे ही होता है, एक के बाद एक सरकारें तो आती हैं, लेकिन वो सरकारें अपना टाइम पीरियड पूरा नहीं कर पाती और ये सरकारें गिर जाती हैं। तो ये वाइमर गणराज्य की सबसे बड़ी कमी रही। वाइमर गणराज्य में जो सबसे बड़ा नेता रहा, वो उसका नाम बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसका नाम था स्ट्रेज़मान। तो जर्मन की अगर बात करेंगे तो 1924 के चुनाव में एक बंदा बनता है, चांसलर बनता है, और उसका नाम होता है स्ट्रेज़मान। ये सबसे बड़ा नेता होता है उस दौरान का, यानी कि वाइमर गणराज्य को अगर नेताओं की बात करोगे तो एक ही नेता सबसे बड़ा होगा, उसका नाम क्या होगा? स्ट्रेज़मान। ये एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता बनकर उभरेंगे। इनको इतना महत्वपूर्ण माना गया, इतना महत्वपूर्ण माना गया कि जितने टाइम पीरियड तक इन्होंने शासन किया, उस शासन को जर्मनी में स्ट्रेज़मान युग के नाम से जानते हैं, स्ट्रेज़मान एरा के नाम से जानते हैं। स्ट्रेज़मान का उद्देश्य यह था कि जर्मनी को फिर से उसी ताकत पर ले जाया जाए जिस ताकत पर जर्मनी पहले से था। ऐसे में जरूरत यह थी कि जर्मनी के जो टॉप लेवल के लोग हैं, सम्राट वर्ग के जो लोग हैं, इन्हें इकट्ठा किया जाए, इन सबको देश की एकता अखंडता के लिए मजबूत किया जाए और इनसे बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता ली जाए। लेकिन समस्या ये थी कि जर्मनी के जो सम्राट वर्ग थे, इनके भी आपस में संघर्ष थे। जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनके भी आपस, कुलीन वर्ग जो थे, उच्च पदों पर जो बैठे हुए लोग थे, इनके भी आपस में संघर्ष थे, विचारधाराओं का संघर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेज़मान जो वर्साई की संधि उन पर लादी गई थी, उसे भी वो खत्म करना चाहते थे। वर्साई की संधि में जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से लाना चाहता था कौन? स्ट्रेज़मान। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जर्मनी के गौरव को वापस दिलाना चाहता है कौन? स्ट्रेज़मान। इसने पता है क्या करा? इसने ये कहा कि जर्मनी की जो रूर घाटी में कोयला है, उस पर फ्रांस का कब्जा हो चुका है, तो इसका इसने बड़े पैमाने पर विरोध किया। 1924 में इसने डावेस योजना भी बनाई और जर्मनी संसद में एक नया कानून भी पारित करवाया। 1926 में लीग ऑफ नेशंस में जर्मनी शामिल हुआ। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ना एक संस्था बनी थी, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का काम यह था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ऐसा कभी सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। दो देशों में अगर युद्ध हो रहा है तो उसे वहीं शांत कर दिया जाए। तो लीग ऑफ नेशंस में शुरुआत में जर्मनी को नहीं रखा गया, लेकिन स्ट्रेज़मान के कर्तव्यों की वजह से, स्ट्रेज़मान के प्रयासों की वजह से 1926 में लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता किसको मिलती है? जर्मनी को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वाइमर गणराज्य की क्या विशेषताएं रहीं और उसमें स्ट्रेज़मान का कितना ज़्यादा सहयोग रहा, ये चर्चा यहाँ पर की गई है। अब देखो, समस्या क्या थी वाइमर गणराज्य की? तो वाइमर गणराज्य की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था जो थी स्थिर नहीं थी। गठबंधन की सरकारें बन रही थी, जिसकी वजह से पता है क्या हो रहा था? सरकारें बहुत ही कम टाइम पे गिर जा रही थी। अलग अलग जो गुट थे पूंजीवादियों के, ये अलग अलग गुट एक दूसरे को हराने में लगे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डाउन हो गई और अर्थव्यवस्था के डाउनफॉल में महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ी और आर्थिक संकट फैल गया। अर्थव्यवस्था ढह गई, उद्योग और श्रमिक जो थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोध में आ गए। इन सभी के बीच में जो रिश्ता था वो भी टूट गया। देखो, हमेशा ध्यान रखना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एक सिद्धांत ये कहता है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा होता है, लेकिन जब उनमें मतभेद आ जाते हैं तो वो चीज़ें टूटनी शुरू हो जाती है। अगर जर्मनी ताकतवर बन सकता था तो वो सिर्फ सिर्फ वहाँ के बिजनेसमैनों की वजह से बन सकता था, उद्योगपतियों की वजह से बन सकता था। लेकिन उन उद्योगपतियों के बीच में और आम जनता के बीच में एक गहरी खाई आ गई और ये सब लोग अपने निजी प्रॉफिट में लग गए। निजी प्रॉफिट में लगने की वजह से ये लोग एक दूसरे के विरोध हो गए और जर्मनी में एक गुटबंदी हुई। इस गुटबंदी की वजह से एक नई चीज़ जर्मनी में आई और वो आई नाजीवाद, और ये था हिटलर का उदय और यही था वाइमर गणराज्य का पतन। तो वाइमर गणराज्य का पतन होने का सबसे बड़ा कारण यही है, जो इसके सम्राट वर्ग थे, इनके बीच में समझौता नहीं हो पाया, ये लोग दूसरा समाधान नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से जर्मनी में एक नई विचारधारा फैलने लगी और वो विचारधारा थी सैनिक तानाशाह की, वो विचारधारा थी हिटलर की। और 1933 में वाइमर गणराज्य का पतन हो जाएगा और वाइमर गणराज्य के पतन होने के बाद जर्मनी में हिटलर का शासन स्थापित हो जाएगा। इसी दौरान इंग्लैंड और फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी अलग अलग तरीके से आगे चलेगी, जिसकी चर्चा आगे इस चैप्टर में की जाएगी। तो अगर आपसे इस चैप्टर से अभी तक जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था, खासतौर पे जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, इसके साथ साथ लेनिन और विल्सन के दृष्टिकोण में क्या अंतर था। तो लेनिन का जो दृष्टिकोण था वो साम्यवादी था और विल्सन का दृष्टिकोण उदारवादी था, पूंजीवादी था। वर्साई की संधि की 5 विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं लिखिए 5 लाइन में। तो आप बता दोगे वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी पर जो शर्तें थोपी गई उनके बारे में इसमें चर्चा करनी है। वाइमर गणराज्य का पतन क्यों हुआ? तो वाइमर गणराज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण ये था अस्थिर सरकारें। दूसरी बात, उनके पास कोई नया एजेंडा था नहीं, वो जर्मनी के पुराने गौरव को स्थापित कर नहीं पाए। और जर्मनी के जो उद्योगपति थे
और जर्मनी के जो कृषि वर्ग था, इनके बीच का जो गठजोड़ था वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। अविश्वास की परंपरा आ गई। परिणामतः क्या हुआ? परिणामतः वाइमर गणराज्य का पतन हो गया और नाजीवाद का उदय हो गया। आगे चैप्टर में हमें ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो देखो, जो युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था थी उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि युद्ध हमेशा ना लॉस देता है, चाहे वो जीते हुए लोग हों चाहे हारे हुए लोग हों। पूरे विश्व में महंगाई बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती है। ब्रिटेन के साथ भी यही सीन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी पर जो ब्रिटेन का दबदबा था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले देखोगे आप, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले देखोगे आप, तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले पूरी दुनिया में दो महाशक्तियां थीं, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन था इसका दबदबा खत्म होने लगा, इसका बहुत तेजी से पतन हुआ और इस पतन के परिणाम स्वरूप इसके उपनिवेश आजाद हुए, जिनमें से भारत भी एक था। ब्रिटेन का जो दबदबा था वो साम्राज्यवाद पर आधारित था। उसने बड़े पैमाने पर विश्व में बहुत सारे देशों को उपनिवेश बना रखा था। और लेकिन ये चीज़ें लड़खड़ाने लगी, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अंदर से ही ढहने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 1920 के दशक में धीरे धीरे उसके आर्थिक क्षेत्र पर पूरी तरीके से वो वर्ल्ड अपनी इकोनॉमी पर अमेरिका पर निर्भर हो गया, यानी कि अमेरिका से उसे कर्जा लेना पड़ रहा था। तो ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डाउनफॉल पे जा रही थी। अमेरिका पर ब्रिटेन पूरी तरीके से डिपेंड हो चुका था। ब्रिटेन अकेले दम पर युद्ध के प्रयास को शुरुआत में स्थापित कर रहा था, लेकिन जब युद्ध में उसका नुकसान हुआ तो उसे अमेरिका की मदद लेनी पड़ी। इवन 1924 तक जाते जाते तो ब्रिटेन की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे बहुत बड़े अमाउंट किससे लेने पड़े? अमेरिका से लेने पड़े, जिस अमाउंट की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। 1924 में अमेरिका से कर्ज लेने के बाद उसका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था, जहाजरानी उद्योग था, वो धीरे धीरे फिर से विकसित हुआ। और आगे चलकर जब इसका प्रधानमंत्री बनता है चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, तो ये फिर से ब्रिटेन को उसी समृद्धता पर ले जाएंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले होगी। यानी कि ब्रिटेन जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था एक विकसित देश, उसी प्रकार से विंस्टन चर्चिल के युग में फिर से ब्रिटेन उतनी ही स्थापित अपनी हैसियत फिर से आ जाएगा। लेकिन चाहे कितना भी हो, ब्रिटेन पुरानी हैसियत नहीं स्थापित कर पाएगा। उसका रीज़न ये होगा कि उसके जितने भी साम्राज्यवादी देश हैं, उतने जितने भी उपनिवेशी देश हैं, वहाँ पर ब्रिटेन से आज़ादी के लिए आंदोलन चलेंगे। तो जैसे कि पहले ब्रिटेन को बहुत सारी आमदनी अपने उपनिवेशों से होती थी, लेकिन अब ये आंदोलन जो चलेंगे, ये जो हिंसक हड़तालें चलेंगी, ये जो आंदोलन धरने प्रदर्शन चलेंगे, इसकी वजह से ना ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो विश्व व्यापार में ब्रिटेन को अमेरिका, जर्मनी और जापान की चुनौतियों का अब सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन की अब पुरानी हैसियत बरकरार नहीं रहेगी। अब ऐसे में जब भी देखिए किसी देश में इकोनॉमिक संकट आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, तो उस देश की राजनीति बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है। सेम ब्रिटेन में भी यही हुआ। ब्रिटेन में शुरुआत से कंजर्वेटिव पार्टी का दबदबा था, लेकिन अब पता है क्या, 1924 के बाद लेबर पार्टी की धीरे धीरे स्थापना होने लगती है और लेबर पार्टी 1924 के बाद कई सारे चुनावों में जीतती है। जैसा कि आप सभी को पता है, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय भी लेबर पार्टी की सरकार थी। कहाँ पर? ब्रिटेन में। मजदूर आंदोलन को बढ़ावा देती थी लेबर पार्टी, मजदूरों के अधिकारों की बात करती थी लेबर पार्टी। और 1924 में, 1929 में और फिर 1945 में लेबर पार्टी का दबदबा रहा। 1920 के दशक में ब्रिटेन में बहुत सारी हड़तालें हुई, जिसमें से मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें करी। लंबी लंबी हड़तालें हुई। 50 वर्षों से जो ब्रिटेन में शांति थी वो पूरी तरीके से भंग हो गई थी। 1920 में खान मजदूरों ने हड़ताल करी, जिसमें 10 लाख मजदूर शामिल हुए। अब आप ये मान लीजिए किसी हड़ताल में अगर 10 लाख लोग हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर जनता ने इसमें भाग लिया होगा। और अगर इतने बड़े पैमाने पर किसी देश की हड़ताल में जनता भाग ले रही है, तो आप मान लीजिए कि उस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी। मई 1926 में खान मजदूरों ने फिर से हड़ताल करी। लोहा और इस्पात में लगे हुए जितने भी मजदूर थे, भारी उद्योग में जितने भी लोग लगे हुए थे, इमारत निर्माण में जितने भी लोग लगे थे, इन सभी ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में उस समय की जो कंजर्वेटिव सरकार थी, उसने ये सोचा कि वो हड़ताल को तोड़ दे और अपनी सेना को भेज दे। लेकिन जब सेना भेजी गई तो स्थिति और बिगड़ गई। सेना और आम जनता में सीधा सीधा संघर्ष हो गया। 9 दिनों के बाद ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने हड़ताल वापस ली। कंजर्वेटिव पार्टी ने मजदूर आंदोलन पर प्रहार किया। हालांकि 1927 में एक कानून बनाया गया कि हड़तालों पर बैन कर दिया गया कि अब हड़तालें नहीं हो सकती। खैर, कुछ भी हो, कंजर्वेटिव पार्टी की जो पहले की भूमिका थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई और लेबर पार्टी की भूमिका धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। तो ये ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था थी कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अगर मैं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। कहीं ना कहीं उसका जो पूरा का पूरा व्यापार था वो साम्राज्यवाद पर आधारित था, उपनिवेशवाद पर आधारित था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था टूट गई। अब उसे अमेरिका पर डिपेंड होना पड़ा, अमेरिका से बहुत सारा कर्जा लेना पड़ा। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद चर्चिल के युग में उद्योगों को फिर से विकसित किया जाएगा, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा ब्रिटेन को जितना प्रॉफिट पहले था। यानी कि उसको जो चुनौती देगा वो जापान चुनौती देगा, जर्मनी चुनौती देगा और यूएस से चुनौती देगा। इसके अलावा उसके अंदर की जो राजनीतिक व्यवस्था वो भी ठीक ठाक नहीं चलेगी।
अंदर की राजनीतिक व्यवस्था में एक नई पार्टी का उदय होगा और वो पार्टी होगी लेबर पार्टी। ये पार्टी अपने आप को मजदूरों के हितों का संरक्षक कहेगी और कंजर्वेटिव पार्टी की कुछ गतिविधियां ऐसी होंगी जो ये बात को प्रूफ भी कर देगी कंजर्वेटिव पार्टी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है। बड़े पैमाने पर हड़ताल होंगे, आंदोलन होंगे और धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसका प्रॉफिट लेबर पार्टी को मिलेगा। ये सब कहाँ घटित हो रहा है? ये सब घटित हो रहा है ब्रिटेन में। तो आई होप सो लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर देखो थोड़ा सा बड़ा होगा, पक्की बात है, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा है और मैं इसे समझा भी रहा हूँ थोड़ा सा खोलकर। अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो देखो ब्रिटेन को जितना नुकसान हुआ फ्रांस को उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध से पहले विश्व की अर्थव्यवस्था में फ्रांस एक विकसित देश था ही नहीं। और विश्व के अगर जीडीपी की बात की जाए तो उसका जो अंश था वो बहुत सीमित था। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था वो तेज गति से आगे बढ़ेगी, औद्योगिकरण बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और फ्रांस ना कृषि को मॉडर्नाइजेशन करेगा, कृषि का आधुनिकीकरण करेगा, जिसकी वजह से फ्रांस विकसित होता ही जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्रांस अपने उद्योगों को और भी ज़्यादा विकसित करेगा। युद्ध के बाद भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और पता है आपको, अभी हमने पढ़ा ही था, वर्साई की संधि थे, जर्मनी से उसने क्या करा, अल्सेस और लॉरेंस को भी छीन लिया, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की अर्थव्यवस्था और अच्छी बढ़ी। इतने नहीं, युद्ध के दौरान जो उसे नुकसान हुआ था वो भी उसने जर्मनी से ले लिया, इसकी वजह से भी उसे प्रॉफिट हुआ। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटेन को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन फ्रांस को उतना ज़्यादा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसके बिजली ऊर्जा उद्योगों का विकास हुआ। इतना ही नहीं, 1923 में उत्पादक क्षमता में वृद्धि हुई। 1925 तक आते आते तो उत्पादन दुगना हो गया। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने से मजदूरी की दर में भी इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, जो विदेशी बाजार था उसमें भी उसके कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, जिसकी वजह से उसका विकास हुआ। 1920 के दशक में उसकी राजनीति की बात की जाए तो राजनीति दो भागों में बटी हुई थी। एक विचारधारा थी वामपंथी और एक विचारधारा थी दक्षिणपंथी। तो देखो, जो वामपंथी के लोग होते हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोग होते हैं, ये लोग पता है कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं वो लोग जो निर्धनता खत्म करने की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। जबकि जो दक्षिणपंथी वाले लोग होते हैं ये खुले बाजार की बात करते हैं, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि देश को पूंजीवादी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो 1920 के बाद फ्रांस की राजनीति में अगर बात की जाए तो दो भागों में बटी हुई थी, एक वामपंथी और एक दक्षिणपंथी। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अच्छा चल रहा था, लेकिन राजनीति में माहौल बिगड़ता चला जाएगा। वामपंथी दलों का विकास होगा, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होगी और रूस का प्रभाव फ्रांस पर पड़ने लग जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगी। फ्रांस में पहली बार वामपंथी पार्टी की सरकार भी बनेगी हालांकि, और ये सब चीज़ें रूसी प्रभाव की वजह से होगा। वामपंथियों का ये मानना था कि फ्रांस की समस्या ये है कि फ्रांस में ज़्यादातर जो संपत्ति है वो कुछ ही लोगों के पास है। बैंक ऑफ फ्रांस जो है, जो वहाँ की सबसे बड़ी संस्था है, वो भी कुलीन तंत्र के पास है। वामपंथियों का ये भी मानना था कि फ्रांस की जो बड़ी से बड़ी 200 फैमिली होगी, सबसे ज़्यादा शेयर इसी के पास है और यही लोग पॉलिटिक्स में हैं। ऐसे में इन लोगों को हटाना होगा, तभी हम निर्धनों के लिए कुछ कर पाएंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चल रही है, इनकी चर्चा इन चैप्टरों में यहाँ तक की गई है। आगे चैप्टर में कूटनीति संकट और आर्थिक संकट की चर्चा की जाएगी, जहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए क्या था कूटनीति संकट। तो देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सोचा गया कि दुनिया में और ऐसे युद्ध ना हो जिससे बड़े पैमाने पर मानव की तबाही हो और जनधन की तबाही हो। तो इसके लिए एक स्थापना की गई संस्था की, एक ऐसी संस्था की जो विश्व में शांति के लिए काम करे, और वो संस्था थी लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना तो इसलिए की गई कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, एक नई प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो, एक नई तरीके से आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो, यूरोप को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, यूरोप के अलग अलग देशों की सुरक्षा की जरूरतों का ख्याल रखा जाए। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और सोवियत रूस को अपना प्रमुख शत्रु मानता था, फ्रांस अपने पड़ोसी राष्ट्र जर्मनी को सबसे बड़ा खतरा मानता था। तो इन खतरों को खत्म किया जाए और युद्ध को रोक दिया जाए। यानी कि देखा जाए तो ब्रिटेन किसका दुश्मन है? रूस का दुश्मन है। और जर्मनी का दुश्मन कौन है? फ्रांस। तो ऐसे में कहीं दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, इसीलिए इस संस्था की स्थापना की जाती है। लेकिन ये संस्था ढंग से अपना कार्य कर नहीं पाती, उसके बहुत सारे कारण थे। उसका कारण ये था कि जर्मनी की जो समस्या थी अनसुलझी रही। जर्मनी में जब हिटलर का शासन आएगा तो वो फिर से वर्साई की संधि को खत्म करना चाहेगा, उसके ऊपर जो अपमानजनक संधि थोपी गई थी उसे खत्म करने की बात करेगा। लेकिन जो ये लीग ऑफ नेशंस बनेगा, इसमें बड़े बड़े देशों का दबदबा रहेगा, ये बड़े बड़े देश अपने डिसीजन थोपेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जो जर्मनी है, जो इटली है, इनकी बात अनसुनी कर दी जाएगी और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा। इसके अलावा फ्रांस जो था वो सुरक्षा के प्रति पहले से ही बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, अवेयर था, क्योंकि उसका ये मानना था कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे जर्मनी उस पर कब्जा कर सकता है, जर्मनी वापस से अल्सेंस और लॉरेंस को छीनने की कोशिश कर सकता है। तो जर्मनी जो हर्जाना देता है फ्रांस को, वो कहीं ना कहीं फिर से बदले की आग में लड़ाई कर सकता है। तो ये सब कूटनीति के संकट थे। यानी कि एक तरफ तो
वर्ल्ड में हम पीस की बात कर रहे हैं, यानी कि विश्व में शांति की बात कर रहे हैं लीग ऑफ नेशंस के माध्यम से। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के सामने चुनौतियाँ क्या है? चुनौतियाँ ये है कि जब तक आपके बीच में सहयोग नहीं होगा, मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक संकट बने ही रहेंगे। और सेम वही चीज़ है, संदेह बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे को सहयोग करने के लिए राजी ही नहीं है। रूस और ब्रिटेन एक दूसरे को सहयोग करने के लिए राजी ही नहीं है। तो मतभेद बढ़ रहे हैं, इसी को कूटनीतिक संकट कहा गया है। लीग में जो फ्रांसीसी एजेंडा था, इसने सबसे बड़ी समस्या पैदा करी। एक तरफ तो निरस्त्रीकरण की बात की जा रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि ऐसे हथियारों का निर्माण ना हो जिससे मानव जाति को खतरा हो। तो वहीं फ्रांस नए नए हथियारों का निर्माण भी कर रहा है। 1925 में लोकार्नो की संधि की गई। इस संधि में यह डिसीजन लिया गया कि फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे पर आक्रमण ना करें। जर्मनी ने भी यह अनुरोध किया था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करें। इसमें ब्रिटेन और बेल्जियम को भी शामिल होना पड़ा। तो लोकार्नो की जो संधि हुई थी, वो इस संधि के तहत क्या होता, जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। 1925 में अंग्रेजों ने इस प्रकार की संधि की कि जो बेल्जियम के क्षेत्र हैं, वहाँ जो जर्मनी की सीमा प्रदेश में हैं, उस पर भी आक्रमण नहीं होंगे। आगे 1928 में एक और संधि हुई, कैलॉग ब्रिया की संधि। इसे पेरिस संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि में 65 देशों ने साइन किए। तो यानी कि वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि एक और तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की जा रही है शांति स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर जर्मनी फ्रांस जो है वो मतभेद खड़ा कर रहा है। ऐसे में फ्रांस जर्मनी को राजी कर लेता है कि एक संधि हो जाए जिससे वो इस पर आक्रमण ना करे। हालांकि ये संधि जो है वो वाइमर गणराज्य करेगा जर्मनी का, और जब हिटलर आएगा तो हिटलर इस संधि को मानने से मना कर देगा, और इसी वजह से दूसरा विश्व शुरू होगा। अब इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने जा रहा हूं मैं, जो कि पेपर में आना ही चाहिए। और वो प्रश्न ये है कि 1929 की आर्थिक मंदी क्या थी। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यूरोपीय इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड हो गई, क्योंकि युद्ध जहां होता है नुकसान भी वहीं होता है। युद्ध चूंकि यूरोप में हुआ था, इसलिए यूरोप को ही सबसे ज़्यादा नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी। ऐसे में यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, और अमेरिका ने बड़े पैमाने पर यूरोप को कर्जा बांटा। युद्ध के तुरंत बाद यूरोप के जो उद्योग थे वो अमेरिका के प्रयोग के आधार पर चलने लगे। नई नई असेंबली लाइन की स्थापना होने लगी। नई श्रमिक व्यवस्था शुरुआत कर रही थी, और इन सब में जो लीडरशिप कर रहा था वो कौन कर रहा था? यूएसए। अमेरिका इस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस पूरी तरीके से तबाह हो चुके थे। जर्मनी से लेकर रूस तक, फ्रांस से लेकर इटली तक, हर एक बंदा अमेरिकी शैली को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि बहुत सस्ते दाम पर वो कर्जा दे रहा है, मशीनरी दे रहा है, पूंजीगत वस्तुएं दे रहा है, ताकि हर एक बंदा अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके और अर्थव्यवस्था को विकसित कर सके। क्योंकि देखिए, अर्थव्यवस्था में जब मंदी आती है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो अमेरिका इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों में पैसा नहीं है। तो अमेरिका उन्हें बहुत सस्ते दर पर क्या देता है? कर्जा देता है कि ये लो कर्जा, और प्रोडक्शन को फिर से शुरू करो, उत्पादन को फिर से शुरू करो। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जितने भी उद्योग धंधे थे जो खत्म हो चुके थे, जो मर चुके थे, वो उद्योग धंधे फिर से पुनर्जीवित हुए। और ये सब किसकी वजह से हुआ? अमेरिका की वजह से हुआ। अमेरिका के कर्जदाताओं ने बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों को कर्जा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप विकसित हुआ वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऋण पर ही था। अमेरिका कर्जदाताओं ने लगातार क्या करा? आसानी से कर्जे देते गए, देते गए, देते गए। उदाहरण के लिए 1920 में अमेरिका ने जर्मनी को कर्जा दिया। क्यों दिया जर्मनी को कर्जा? क्योंकि जर्मनी के पास वो पैसा था ही नहीं कि वो फ्रांस को और ब्रिटेन को पैसा लौटा सके। जो पैसा उसके ऊपर थोपा गया है, किसके लिए? वर्साई की संधि में। क्योंकि वर्साई संधि में मैंने आपको पढ़ाया कि जर्मनी पर ये चीज़ थोप दी गई कि युद्ध का नुकसान कौन भरपाई करेगा? युद्ध के नुकसान की भरपाई करेगा जर्मनी। तो जर्मनी को पैसा भी तो होना चाहिए। तो जर्मनी कर्जा लेगा किससे? अमेरिका से कर्जा लेगा। तो जर्मनी अमेरिका से कर्जा लेगा, और किसको देगा? ब्रिटेन और फ्रांस को। यह राशि जर्मनी ने हर्जाने के तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस को दे दी। ब्रिटेन और फ्रांस ने इस पैसे का उपयोग अमेरिका से लिए कर्जों का भुगतान किया। देखो साइकिल कैसा चल रहा है। अमेरिका कर्जा किसको दे रहा है? जर्मनी को। जर्मनी को कर्जा किस लिए दे रहा है? वो ताकि वो अपने कर्जे को भर पूर्ति कर दे। जर्मनी ने किससे कर्जा लिया? ब्रिटेन और फ्रांस से। ब्रिटेन और फ्रांस ने किससे कर्जा लिया? अमेरिका से। यानी कि अमेरिका पैसा जर्मनी को देगा, जर्मनी पैसा ब्रिटेन फ्रांस को देगा, और ब्रिटेन फ्रांस वापस से पैसा किसको देंगे? अमेरिका को। यानी कि अमेरिका का जो पैसा है वो अमेरिका के पास आ जाएगा, लेकिन वो ब्याज और उधार फिर भी चलता रहेगा। तो ये सेक्टर ऐसे चलता रहेगा जिसकी वजह से अमेरिका को तो प्रॉफिट होता रहेगा, लगातार प्रॉफिट होता रहेगा, लेकिन यूरोप को उतना ज़्यादा नुकसान होता रहेगा। देखा जाए तो यूरोप का पैसा इनडायरेक्टली वे में कहाँ पर जा रहा है? अमेरिका में। तो प्रोडक्शन बहुत तेज गति से बढ़ता है, और भ्रष्टाचार भी उतनी तेज गति से बढ़ता है। बड़े पैमाने पर वित्तीय घपले होते हैं, और ये चलते चलते 1929 तक तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ जाता है। अब देखिए, जब बाजार में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सामान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मंदी आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि सामान तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, तो लोगों को पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। क्योंकि अब अमेरिका लोगों को आगे कर तो कर्जा नहीं देगा। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1929 में
विश्व में एक मंदी की शुरुआत होती है। जो बाजार का साइकिल था वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, रुक जाता है। और इस संकट की शुरुआत होती है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। कृषि के मूल्यों में कमी आ गई। उसका कारण क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका बहुत सारा कृषि उत्पादन यूरोप को बेच रहा था, और वो भी ऊंची कीमतों पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप में फिर से प्रोडक्शन शुरू हो गया, तो यूरोप ने वो चीज़ें अमेरिका से खरीदनी बंद कर दी। ऐसे में अमेरिका में वो चीज़ें ज़्यादा हो गई। परिणामतः क्या हुआ, उनकी कीमतें घटने लगीं। तो कृषि के मूल्य में जो था पहले बढ़ोतरी दर्ज की गई, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम से गिरावट दर्ज हुई। गिरावट दर्ज होने से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, स्टॉक मार्केट प्रभावित हो गई, शेयर मार्केट प्रभावित हुई, बैंक दिवालिया घोषित होने शुरू हो गए, और यहीं से मंदी का जाल शुरू हो चुका था। अक्टूबर 1929 की जो घटनाएं थी वो बहुत ज़्यादा बदलने लगी पूरी दुनिया को। माना जाता है कि 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में 16.5 मिलियन शेयर बेचे गए। अमेरिकी इन्वेस्टर्स को $10 बिलियन का घाटा हुआ, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी राशि थी। मंदी शुरू हो गई। बहुत तेज गति से गिरावट पूरी दुनिया में शुरू होने लगी। विश्व की अर्थव्यवस्था उस समय एक तरीके से देखा जाए तो एक अमेरिका ही संभाल रहा है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था गिरने का मतलब क्या है कि विश्व की अर्थव्यवस्था गिर रही है। चीनी, कपास, तंबाकू, गेहूं, चावल, अन्य उत्पादों के दामों में गिरावट दर्ज आएगी, और दुनिया में जितने भी निर्यातक रहेंगे इन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। बड़े बड़े बागान और खेत बेकार हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही सामान इतना ज़्यादा है कि और उत्पादन की जरूरत नहीं है। इसी वजह से लोगों को उन बागानों से निकाल दिया जाएगा, और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा कि वो चीज़ों को खरीद सकें। परिणामतः अमेरिका की अर्थव्यवस्था का प्रभाव सारी दुनिया पर महसूस किया जाने लगेगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा, और वो विचारधारा होगी समाजवादी। कार्ल मार्क्स जैसे जो लेखक होंगे वो ये कहेंगे कि हमें तो पहले से ही पता था मंदी आएगी, क्योंकि पूंजीवाद है ही ऐसा जिसमें चक्रीय व्यवस्था चलती रहती है। एक बार प्रोडक्शन कम होता है और एक बार प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जब जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आर्थिक संकट जन्म लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग स्थापित होने चाहिए। तो 1929 की जो मंदी थी इसने कहीं ना कहीं सोवियत संघ को बढ़ावा दिया, सोवियत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था, जहां पूरे विश्व 1929 की मंदी से जूझ रहा है, झेल रहा है, तो वहीं रूस इससे बचा हुआ है, सोवियत रूस इससे बचा हुआ है, सोवियत संघ के देश बचे हुए हैं। तो सब लोग एक ना आशा की निगाह में सोवियत संघ की ओर देखने लग जाएंगे। सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो 1929 की मंदी से बचेगा। तो सोवियत योजना की वजह से पूरे लगभग बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे, और बहुत सारे देश इससे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो देखा जाए तो 1929 की जो मंदी है उसका कारण भी अमेरिका है, क्योंकि वो पहले बड़े पैमाने पर ऋण दे रहा है और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को शुरू कर रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी को जो पहले प्रॉफिट होता था वो लॉस में बदल गया, और अमेरिका से शुरू हुई ये क्राइसिस देखते देखते यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर ना सिर्फ पड़ी बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देने लगा। तो अगर आप 1920 के दशक को समझोगे तो अब तक जितनी भी चर्चा की गई है वही चर्चा यहाँ पर की गई है, कि जब आप 1920 के दशक को समझोगे तो 14 से 18 तक जो पहला विश्व युद्ध होगा वो यूरोप की नींव को हिला देगा। सभी मामलों में संकट देखे जाएंगे, चाहे राजनीतिक व्यवस्था में संकट हो, आर्थिक व्यवस्था में संकट हो, सांस्कृतिक व्यवस्था में संकट हो। हर जगह 1920 के दशक में यूरोपीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था डाउन हो जाएगी। लेकिन इस दौरान कुछ बड़े बड़े विचारक आएंगे जो अपनी किताबों के माध्यम से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को बताएंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा नाम है मैनॉर्ड केन्स का। केन्स ने यह तर्क दिया कि जब वस्तुओं की डिमांड में वृद्धि होती है तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि पूरी तरीके से हम ना देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों के लिए नहीं छोड़ सकते, और ना ही पूरे पूरे तरीके से हम सरकार के भरोसे छोड़ सकते हैं। यानी कि देखिए, इससे पहले ना होता क्या था, मुद्दे को और अच्छे से समझाता हूँ। पहले पता है क्या था, पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के विचार चलते थे। एडम स्मिथ के विचार ये थे कि प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन जब 1929 में मंदी आई तो स्मिथ के विचार बेकार हो गए। तो केन्स ने एक नया विचार दिया कि पूरी तरीके से हम बाजार की शक्तियों पर भी अर्थव्यवस्था को नहीं छोड़ सकते, और पूरी तरीके से सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में एक नई अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य की भूमिका भी हो और प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी हो। इसी प्रकार से एक और विचारक थे ऑसवाल्ड स्प्रेंगर, जिन्होंने 1918 में अपनी किताब लिखी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मंदी क्यों आई, आखिर क्यों हुआ इकोनॉमी का पतन। इतना ही नहीं, उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की भी आलोचना करी, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तानाशाह भी होना चाहिए। ऐसे एक विचारक थे कार्ल श्मिट, जिन्होंने इस प्रकार की विचारधारा को बढ़ावा दिया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे चैप्टर का सारांश है। क्वेश्चन ये बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, या 1929 के आर्थिक संकट पर कुछ लाइनें लिखिए। आई होप से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, चीज़ें आपको आसान लगी होंगी। थोड़े से पॉइंट आप किताब से भी देख लीजिएगा, मैंने कोशिश की है एक एक पॉइंट को कवर अप करवाने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।
और अपने ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।